नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में संविधान सभा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके अलावा वे सभी संभावित प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको भी इसमें कवर किया जाएगा। संविधान सभा से जुड़ी क्लास का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जहां से आप उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 के रांची अधिवेशन में भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार दिया था। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1936 में संविधान सभा के लिए मांग की थी। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो यह प्रस्ताव सबसे पहले क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था कि भारत के लिए संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाए। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। नहीं, संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार पर नहीं किया गया था। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो नहीं, संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मतदान किया गया था। वह बहुदलीय निकाय था। ये सही था। संविधान सभा में कई दलों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो यह भी सही है क्योंकि संविधान सभा में अनेक समितियां बनाई गई थीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ये एकदम सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यही गलत हो गया। इसके अलावा इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। ये भी सही है। यानी बार बार एक ही प्रश्न कई तरीकों से आपसे पूछा गया है कि क्या संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी? तो ये गलत है। अगला है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था? तो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। नहीं, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो वही पूछा गया है, यानी प्रांतीय सभाओं द्वारा। देखिए, एक ही प्रश्न कई बार अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। इसके अलावा स्थायी उपाध्यक्ष HC मुखर्जी चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अतः वे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष कहा जाएगा।
अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? यानी 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, उस सभा के उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी 9 दिसंबर 1946 को हुई बैठक के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसके बारे में पूछा गया है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था तथा यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। इसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी उस दिन को भी मिलाकर कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है, बताइए? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव को भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए यहाँ पर प्रारंभ होने की बात की जा रही है। तो संविधान सभा का तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था, जो कि 26 नवंबर 1949 तक चला और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया था। अगला प्रश्न है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और इस दिन इसके 16 अनुच्छेद लागू करके अंगीकृत कर लिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि हुआ क्या था कि कांग्रेस ने 1930 में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था और उसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता है। इसी वजह से 26 जनवरी के दिन संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया था। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा A। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसके 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? कि संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है जिसमें कथन और कारण दिए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इनको। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है क्योंकि विभिन्न प्रकार के देशों से हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार की बातें शामिल की गई हैं, अतः यह एक गृहीत संविधान है। लेकिन यह जो कारण है वह कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों कथन अलग अलग हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा A और R दोनों सही हैं, परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता के पश्चात भंग कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि
एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि हो। तो यह स्टेटमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सर आइवर जेनिंग्स ने दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था, क्या कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? तो यह स्टेटमेंट जी ऑस्टिन यानी ग्रेनविल ऑस्टिन का था। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थीं, जिनमें से सबसे ज़्यादा महिलाएं यूपी से शामिल की गई थीं। संविधान सभा में शामिल कुछ महिलाएं जैसे सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख आदि थीं। आगे जो प्रश्न देखेंगे वे प्रस्तावना से यानी भारत की संविधान की उद्देशिका से संबंधित प्रश्न होंगे। आगे जो प्रश्न देखेंगे वे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता का कोई वर्णन नहीं है। इसमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। धार्मिक न्याय की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है? तो बेरूबारी केस 1960 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं कहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी और गणतंत्र शब्द का उल्लेख है, जबकि संघात्मक शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? तो वर्ष 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था उनमें ये 3 शब्द नहीं थे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है, ये सही है। दूसरा है, भारतीय संघ राज्यों की कृति है, तो ये गलत है। भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं है, बल्कि भारतीय संघ संघ राज्य की कृति है। तीसरा है, लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं, ये भी सही है। चौथा है, संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता के लिए आश्वस्त करता है, तो ये भी सही है, यानी इसका 1, 3 और 4 सही हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है पद और अवसर की समानता नहीं, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, इसके साथ तीसरा न्याय और भी है जिसे सामाजिक न्याय कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय, इसमें तीसरा न्याय छूट रहा है जिसे आर्थिक न्याय कहते हैं, यानी सही उत्तर हो जाएगा डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। वहीं धार्मिक न्याय की कहीं भी कोई भी बात नहीं कही गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के आमुख यानी प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक और आर्थिक न्याय, सही है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा यानी गरिमा, ये भी सही है। यानी इसके चारों सही हो जाएंगे, यानी सभी चारों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता का प्रावधान है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो प्रकार की समताएं बताई गई हैं, जिन्हें प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता के रूप में जाना जाता है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। तो हाँ, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिसंबर 1946 में पेश किया था, जिसे जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना के रूप में देखा जाता है। दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो ये भी सही है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो हाँ, क्योंकि शुरुआत में ही लिखा है हम भारत के लोग। चौथा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो ये गलत है, राज्य के मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल्स भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक तौर पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य यह स्थिति थी। आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 नए शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता भी इसमें जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली किस क्रम में या अनुक्रम में दी गई है? यानी उद्देशिका में जो शब्द दिए गए हैं उनका क्रम पूछा है। तो उनका क्रम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही उन शब्दों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो आर्थिक न्याय की बात 2 जगह देखने को मिलती है। एक तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और दूसरा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर भी आर्थिक न्याय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो बोमन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, दिए गए विकल्पों में से यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसके पहले बेरूवारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और उसी फैसले को पलटते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य, सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। यानी इसके चारों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। यह धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से पंथ निरपेक्ष राज्य, जो पहले प्रश्न पूछा गया था उसी की तरह है, ये थोड़ी भाषा बदल दी गई है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा तो वह राज्य जिसका कोई धर्म ना हो, जो धर्म के आधार पर भेदभाव ना करता हो, पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों या उद्देश्यों की बात की गई है उन्हें हम मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को कब स्पष्ट किया था? तो केशवानंद भारती बाद में 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में बताया कि उद्देशिका संविधान का एक हिस्सा है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह संशोधन इस प्रकार नहीं होगा कि संविधान के मूल ढांचे को ही बदल दे। यानी संविधान की उद्देशिका में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं? तो भारतीय संविधान में बजट शब्द कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। तो आज की इस क्लास में हमने संविधान सभा और उद्देशिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और संभावित प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।